हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में 1950 से लेकर 1990 तक। मुझे पता है एग्रीकल्चर वाला वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था, है ना, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ों को इसलिए ब्रेक नहीं करना चाह रही बिकॉज इसका फ्लो टूट जाता ना तो कनेक्ट नहीं बैठता। अभी आपने एक वीडियो देखा आज, फिर आप वेट करोगे कि अगले दिन वीडियो आएगा, तो वो क्या होगा, एक तरीके से वो ब्रेक हो जाते हैं टॉपिक्स। दैट इज वाई वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हो गया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी है कि एग्रीकल्चर पार्ट सबसे बड़ा है पूरे चैप्टर का, उसको मैंने एक तरीके से पूरा कवर कर दिया। आपको वो कैसा लगा सेशन आप मुझे बिल्कुल बताना, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाने की कोशिश करी है, तो मुझे आपके बिल्कुल फीडबैक चाहिए। अगर आपको कोई भी वीडियो लॉन्ग दिखता है तो डरा मत करो भाई, 1.5x की स्पीड पे देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं ना, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ गई है, तो उस हिसाब से आप वीडियोस को देख सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। अगर बात करूं स्टूडेंट्स सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, और हमारा एक और चैनल है दैट इज अ हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। सीबीएसई के लेवल में डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को कवर करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारी बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगता है, आपको इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो बिल्कुल भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती हो, डाउट्स है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स का शेयर भी करना है, लाइक भी करना है वीडियोस को, ठीक है, डन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने चैप्टर नंबर 1 में इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसा भाई अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज थी उसको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारी इकोनॉमी को कैसा इकोनॉमी बना दिया गया था, फीडर इकोनॉमी, यानी यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, वहाँ पे पूरी सारी चीज़ें बनाते थे, फिर वहाँ से सामान यहाँ पे वापस भेजते थे, यहाँ पे हम लोग को बेचते थे सामान। तो क्या होता था कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले गए तो हम क्या बनाएंगे, बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर ऑलरेडी गॉन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेल्थ ड्रेन, यानी हमारे यहाँ से वेल्थ को ड्रेन कर दिया गया। तो ये हमारा एक मेजर इशू था, राइट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, हमने ब्रिटिशर्स को हटा दिया, उनको भगा दिया यहाँ से। अब आपने क्या किया उन सारे सालों में, क्या किया आपने 1950 से लेके 1990 तक, आप इससे क्या किया कि आपका डेवलपमेंट कितना हुआ, वो हम देखने वाले हैं। सो द डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि अभी हमने बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर की, बिकॉज इतने सारे लोग उसमें एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, 75% पॉपुलेशन इंडल्ज थी उस टाइम पे, तो सिर्फ 25% बाकी का काम कर रही, कैसे होगा, बैलेंस ही नहीं है। 50-50% होना चाहिए ना, 3 सेक्टर है तो उस हिसाब से आप डिवाइड करो, है ना। चलो मैंने सेकंड हमारा जो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर को एक सेक्टर में डिवाइड कर दिया, तो चलो 50% उसका होना चाहिए, 50% एग्रीकल्चर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा हो रहा है। तो दिक्कत क्या आती है, जब तक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, आपका एक तरीके से इकोनॉमी भी स्ट्रांग नहीं होगी। सो इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ द मोर स्टेबल दैन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा रिस्की रहता है, बहुत रिस्की सेक्टर है। दैट इज़ वाई तो गवर्नमेंट इतना काम कर रही थी, भाई इतने सारे लोग इतने रिस्की सेक्टर में काम कर रहे हैं, कैसे संभालें। इंडस्ट्री में फिर भी आपको पता है बेटर सिचुएशन से आप काम कर रहे हो, ऑल वेदर कंडीशंस में आप काम कर सकते हो, और आपको एक तरीके से बेसिक इनकम तो किसी भी इंसान को मिल सकती है। सो दैट इज वाई इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया गया था, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है भाई, सबसे बड़ा रुपया, यस मनी इज द प्रॉब्लम। अगर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी, ना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ना एज अ कंट्री कोई भी कंट्री ग्रो कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं मनी एक इंपॉर्टेंट मेरे पास फैक्टर आ ही जाता है, right? So industrialization promotes modernization and overall prosperity. What is the meaning of prosperity, students? कोई बता सकता है what is the meaning of prosperity? Yes, हम बोलते हैं may you have a very prosperous दिवाली, आने वाली अभी दिवाली, है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई, आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, बहुत वेल्दी जाए, आपके जो पूरी दिवाली में आपकी माता लक्ष्मी आपके घर बिल्कुल पधारें, तो हम ये सारी चीज़ें कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हम क्या चाह रहे थे, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी प्रॉस्परस बने, वेल्दी बने, अच्छा रहे, रिच बने, राइट। तो हम लोग इसलिए मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। अगर हम बात करें हमारे जो 4 पैरामीटर्स थे, या मैं फीचर्स बोल सकती हूँ, किसके फीचर्स, अगर बात करूँ मेरे 5 ईयर प्लान्स का, पहला तो था मेरे पास ग्रोथ, और सेकेंड क्या था मेरे पास, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन फिर क्या था, सेल्फ रिलायंस था, और उसके बाद इक्विटी था। तो मॉडर्नाइजेशन पे काम करना जरूरी है, तभी तो भाई हम वर्ल्ड से compete कर पाएंगे। वक्त के साथ चलना सीखना पड़ता है, वी हैव टू बी डायनामिक इन नेचर,
है ना। बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों को डायनेमिक बहुत पता होगा, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, यानी आपका मैनेजमेंट बदलता रहता है विद द चेंज इन द एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ते हो ना आप सभी, एग्जैक्टली, सो दैट इज वाई हमें डायनेमिक इन नेचर बनना है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्रीज वर वेरी लिमिटेड, मतलब एक आध इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, हमारा टाटा इंडस्ट्रीज जो था आई थिंक 1907 में आया है ना, टिस्को। उसके बाद जमशेदपुर वाला पूरा एरिया डेवलप हुआ, वो वाला एरिया पूरा कोल्स माइन वगैरह की वजह से डेवलप हुआ, दूसरी इंडस्ट्रीज आए, लेकिन ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं था, बिकॉज हमारे पास तो इतना अच्छा हेरिटेज है, कल्चर है, इतना वैरायटी ऑफ हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए बहुत लिमिटेशन हमारे पास आ गया था। बिकॉज 25% ही तो है आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, अदरवाइज 75% तो एग्रीकल्चर में लगे पड़े, राइट। The cotton, textile and jute industries are mostly developed in India, as you all know। कि हमें पता है कि जो हमारा बात करते हैं ना हम लोग, पार्टीशन की हमने बात करी थी इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर कि एग्रीकल्चर में पार्टीशन का भी बहुत बड़ा रोल है, और हमारे इंडस्ट्रीज में भी पार्टीशन का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज क्या हो गया था, एक तो इरिगेटेड लैंड वाला वो पूरा पंजाब से कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास पूरा वेस्ट बंगाल साइड पे जो सुंदरबन डेल्टा, जो क्योंकि हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब भी हम लोग जूट्स वगैरह या कॉटन के लिए करते हैं, तो वो कहाँ चला गया, आधा बांग्लादेश के पास चला गया। तो पार्टीशन से भी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी इफेक्ट पड़ा, मेरी मोनोपोली चली गई, राइट। सो अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल, आपको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में आपको पहले से देखेंगे, बिकॉज हम लोग हैंडीक्राफ्ट वगैरह में बहुत अच्छे थे, कारीगरी हमारी वर्ल्ड फेमस थी यार। सो देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स, एक तो जमशेदपुर में मैंने आपको टिस्को के बारे में बताया, टाटा, है ना, एंड देन अदर इज इन कोलकाता। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल बेस विद वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। इसलिए हम कोलकाता को ये नहीं बोलते कि भाई बहुत कल्चरली रिच है, क्योंकि हर कहीं से चीज़ें कोलकाता साइड से ही शुरू हुई हैं, है ना। ब्रिटिशर्स का मेन तरीके से रूल भी बैटल ऑफ प्लासी पूरा बंगाल वाले रीजन से शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ वहीं से शुरू होती हुई आ रही है, वहीं पर डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है, राइट। Now, what was the role of public sector in industrial development? पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था जब मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, बिकॉज इनिशियली क्या था कि हम लोग ने बात करा था, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों तरीके से काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहता था कि कहीं ना कहीं हमारा रोल ज़्यादा रहे, वी प्ले अ बेटर रोल, बिकॉज रिसोर्सेज वगैरह भी उनके पास ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, तो चाह रहे थे कि हम ही सारी चीज़ों को करें, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इनिशियल ईयर्स की अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वॉज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। आपने बोल तो दिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन कितना मिक्स, कितना परसेंट प्राइवेट सेक्टर, कितना परसेंट पब्लिक सेक्टर, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। So there was a need for a leading role of the public sector due to the following reasons। पहला क्या था, shortage of capital with private sector। मैंने अभी आपको बताया कि अभी इंडिपेंडेंस में लिए तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो हर चीज़ को कर ले, तो कौन बचा, पब्लिक सेक्टर ही बचा। इसलिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेजर रोल हमारे पब्लिक सेक्टर ने प्ले किया हर एक चीज़ को संभालने के लिए। सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड for the development of Indian economy। At the time of independence, Tatas and Birlas were the only well-known private entrepreneurs। As a result, government had to make industrial investment through public sector undertakings। तो दिक्कत क्या थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं था, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को ही सारी चीज़ें करनी पड़ी। और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ वेल नोन नेम थे जैसे कि बिरला, टाटा, जो आज भी बिल्कुल फेमस हैं, सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। एंड इससे मुझे याद आया है जस्ट हाल ही में हमारे मेजर बिजनेसमैन नहीं बोलूँगी, बिकॉज उन्होंने खुद कभी उनको बिजनेसमैन नहीं बोला, उन्होंने हमेशा बोला कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ एंड आई विल ऑलवेज वर्क फॉर माई कंट्री, दैट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ऑनरेबल रतन टाटा सर। तो उनका भी जस्ट में हाल ही में देहांत हुआ है एंड एवरीवन वाज सो, हम लोग को क्योंकि ऑफकोर्स उनका एज वाला फैक्टर था, लेकिन हमारा वो रहता था ना कि नहीं है और जिए, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी स्टूडेंट्स कि अभी वी आर वेरी लकी कि एटलीस्ट हमने विटनेस किया उनके लाइफ के बारे में, हमने उनको एटलीस्ट हमने देखा, तो कम लोगों नहीं होगा क्योंकि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, लेकिन हम उस एरा में हैं जहाँ पे हमने देखा है रतन टाटा को, द कंपनी विच वर्क्स फॉर द पीपल, राइट। सो मैं बिजनेस स्टडीज़ भी अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कभी भी कुछ भी मुझे एग्जाम्पल देना रहता कि गुडविल कैसी हो, कंपनी कैसी हो, कैसा कल्चर होना चाहिए, आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ टाटा, बिकॉज जो ब्रांड उन्होंने बिल्ड किया, आप देखो इतने साल से जो चल रहा है ब्रांड, और साथ ही में जो उनकी खुद की पर्सनालिटी थी,
मतलब उनकी पर्सनालिटी को एक तरीके से नमन है भाई, जिस तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया लव्स हिम एंड एवरीवन वाज सैड एंड शॉक कि जैसे उनको पता चला कि ये हुआ, राइट। तो इसलिए वो बोलते कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, आई डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा डोनेशन, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वन ऑफ दोज पीपल, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में जो सबसे ज़्यादा डोनेट करने की बिल्कुल हिम्मत रखते थे। मतलब वो कमा भी रहे होता है, ऐसा नहीं है कि वो लॉस में चल रही है उनकी कंपनी, दे आर अर्निंग प्लस दे आर डूइंग बेटर फॉर द पीपल। इसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। तो वो उस कंपनी से हमने सीखा है, वो उस इंसान से हमने सीखा है। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वाज रतन टाटा, राइट। तो ये पीपल हमें इंस्पायर करते हैं। दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स व्हिच इंस्पायर यंग जनरेशन टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ये हमारा पूरा एक उनके बारे में हमने जाना। तो अगर हम बात करते हैं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा नहीं था पैसा, तो अधिकतर जो हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, पब्लिक सेक्टर के पास। तो हम उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU। ठीक है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स आप सभी। ठीक है, डन डन, आगे बढ़े, चलो। Lack of incentive for private sector. The Indian market was not big enough to encourage private industrials to undertake major projects even if they had capital to do so. तो दिक्कत क्या थी, बिकॉज उनको लगता था कि पैसा है भी, तो वो इतना इंटरेस्ट लेके नहीं करते थे, बिकॉज उनको लगता था कि कैसे ही सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी, बिकॉज अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी में काम कर रहे थे ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट। बिकॉज अगर मैं कोई सामान बना भी रही हूँ तो लोगों के पास इतनी परचेसिंग पावर तो है नहीं, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा था। बहुत लिमिटेड मेरे पास मार्केट था एंड देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, बिकॉज अगेन मैंने बोला अधिकतर तो एग्रीकल्चर में लगे हैं और बाकी फिर थोड़ा बहुत जो काम भी कर रहे हैं, तो उनके पास इतना इनकम जनरेट नहीं होता था कि आपके इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीदें, है ना, या उसमें इन्वेस्ट करें। तो इनको एक घाटे का सौदा लगता था प्राइवेट सेक्टर को, तो इसलिए वो भी ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते थे। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, जल्दी से। चले आगे। थर्ड है मेरे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो एज यू ऑल नो कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करना चाह रहे हैं, है ना, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और पब्लिक सेक्टर किसके लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए। हालांकि टाटा इंडस्ट्री ने जो है ये हटा दिया, प्रॉफिट के साथ साथ दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर। अब तो क्योंकि मैंडेटरी हो गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी कंपनीज को बोला जाता है कि अगर आप इतने से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको इतना पोर्शन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रखना चाहिए। लेकिन इनिशियली की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर था। मेन चीज़ है ये सारी इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट क्यों करना चाह रही थी गवर्नमेंट, ताकि लोगों का भला हो। और प्राइवेट सेक्टर लोगों के भले के लिए नहीं आ रहा है ना, वो तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आ रहा है। सो दैट इज वाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उन्हें पता था कि प्राइवेट सेक्टर पे अभी हम डिपेंड नहीं कर सकते, जब तक उनको वो मार्केट नहीं मिलता प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी अपना कदम नहीं रखेगा। तो गवर्नमेंट को पता था कि अभी तो फिलहाल गाड़ी हमें ही संभालनी पड़ेगी, right? So as a result, state had complete control over those industries that were vital for the economy, and the policies of the private sector had to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way. तो public sector lead कर रहा था, public sector ने जैसे rules and regulations बनाए, अगर private sector को आना था तो उसको वो follow करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई वो ही control कर रहा था। क्योंकि private sector तो काम करना नहीं चाह रहा, तो बच्चा क्या, public sector ही बच्चा मेरे पास। So they were only working for it, right? So take a quick screenshot of this one. Done? Now, Industrial Policy Resolution 1956. So, industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues related to connected with industrial entrepreneurs and enterprises of a country. Industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules, regulations for controlling industrial enterprise of a country. Policy क्या होती है? What is the meaning of policy? पॉलिसी को एक तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि किस तरीके से मुझे काम करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या पैटर्न रहेगा। तो इंडस्ट्रियल में एक पॉलिसी लाना जरूरी था ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा पॉसिबल हो पाए। सो दैट इज वाई आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस which necessitated the need for a fresh industrial policy of the country. Because हमने देखा था 1948 में मेरे पास जो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशंस आए भी हैं उससे ज़्यादा मुझे डेवलपमेंट देखने को मिला नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला नहीं है। तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनती है कि भाई मुझे दूसरी पॉलिसी लानी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में मेरे पास आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
जो मेरे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे पास 2020 में ही आई है ना, कोविड के टाइम पे हमारे पास आई थी। ये क्यों आई है? बिकॉज काफ़ी टाइम से एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस नहीं आए थे और हमें नया पैटर्न लेके आना था, सो दैट इज वाई ब्रॉट अ न्यू पॉलिसी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ था, पहले हमारी जो पॉलिसी थी 48 में वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग 1956 में अपनी न्यू पॉलिसी को यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सबसे पहले एक बार मैं ये और रीड कर देती हूँ। सो ऑन 30 अप्रैल 1956 अ सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी वाज ब्रॉट दैट वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, फास्ट। डन? पक्का आगे बढ़े? चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। हाउ डू वी क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसको। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर सो रहे हैं अपन तो खोल लो अपना दिमाग कान सब, ठीक है, और अच्छे से कॉपी खोलो, पढ़ो और लिखना है सारी चीज़ों को। So, according to the Industrial Policy Resolution of 1956, the industries were reclassified into 3 categories, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हो, शेड्यूल भी बोलते हो, दोनों सही है। ठीक है, स्केड्यूल भी बोल सकते हो, शेड्यूल भी बोल सकते हो। तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, तो 3 कैटेगरीज में हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया, ताकि बिकॉज एक पॉलिसी सबके लिए तो फंक्शन नहीं कर सकती ना। देखो, एक तरीका सब पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं, हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके रखने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर मैंने कोई पॉलिसी बनाई है तो मुझे हर कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी बनानी रहेगी। दैट इज वाई मैंने इंडस्ट्रीज को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला क्या था, द फर्स्ट कैटेगरी कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज मीन्स कंप्राइजेस का मतलब है यहाँ पे कि कितने मेरे पास इंडस्ट्रीज आ रही है, वुड बी एक्सक्लूसिव ओन बाय द स्टेट। ये वो इंडस्ट्रीज हैं शेड्यूल ए में, वो इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी की पूरी स्टेट के कंट्रोल में आएंगी। ठीक है, इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड, जो पूरी की पूरी स्टेट की कंट्रोल में थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। लाइक आर्म्स एंड, और साथ में जैसे कि हमारे वॉर के जो गुड्स बनते हैं, एटॉमिक एनर्जी जो हो गया, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये जो मेजर इंडस्ट्रीज, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास था, विद द गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं था। तो शेड्यूल ए में क्या है, अराउंड 17 इंडस्ट्रीज हमने बात करी है जो टोटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट थी, और यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता था। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, रेलवेज हो गया, है ना, एटॉमिक एनर्जीज हो गए, वॉर के जो गुड्स बन गए, मिलिट्री के जो गुड्स बनते हैं, सारे किसके पास रहेंगे, इसके पास राइट्स, दैट इज विद द गवर्नमेंट। राइट, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Schedule B. In this schedule, 12 industries were placed which were to be progressively state owned. The state would take the initiative of setting up industries and private sector will supplement efforts of the state. And the schedule include industries like aluminium, other mining industries, machinery, tools, etc. तो हम थोड़ा नीचे वाले उस पैकेज में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लगता है, तो यहाँ पे एक तरीके से सेटअप करके दे देती थी आपको गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा पार्टिसिपेट करके सारी चीज़ों को हैंडल करने का कोशिश करता था। सो देयर वाज एक तरीके से स्टेट और थोड़ा थोड़ा प्राइवेट का यहाँ पे आप देख सकते हो ओनरशिप यहाँ पे आने लग गया था, जब मैं बात कर रही हूँ मेरा सेकेंड स्केड्यूल का, जिसमें 12 इंडस्ट्रीज अराउंड थी। नेक्स्ट क्या था मेरे पास, द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर इन द सेक्शन सी, दैट इज द शेड्यूल सी। इसमें क्या होता था, द स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज एंड दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस एनफोर्स अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या रहता था, अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री खोलनी तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता, तो लाइसेंस कहाँ पे मिलता था आपको, ये वाले पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। ठीक है, डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। तो जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी मेरे पास कहाँ आती थी, शेड्यूल सी में। राइट, डन। सो यू कैन सी क्लासिफिकेशन का पूरा मैंने आपको एक चार्ट यहाँ पे बनाया है। पहला क्या है मेरे पास, शेड्यूल ए में कितनी हमारे पास अराउंड आई थिंक 12 इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी हैं।
राइट 17 इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी है, सॉरी। इसमें क्या पढ़ा था, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज हैं जो स्टेट ओन्ड है, लेकिन साथ साथ में प्राइवेट का भी मैंने उनको एनकरेज किया है। और सेक्शन सी में क्या होता है, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज मेरे पास आ गई थी, जहाँ पे एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दिया गया था, आपको लाइसेंस लेके काम करना रहेगा। क्लियर, किस में मिलेगा, डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, रेजोल्यूशन जो हमारे पास आया 1956 में। ठीक है, इससे पहले वाला कौन सा था, 1948, याद रखना है अपन को। अब बात आती है, मैंने आपको सेक्शन सी की बात करी, उसमें मैंने बोला था कि प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से मैं थोड़ा हम लोग बूस्ट देंगे, और जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो मेरे पास स्टेट ओन नहीं है वो इस सेक्टर में आ जाएगा, और लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। सो व्हाट वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, एक तरीके से परमिशन होता है कि भाई हमने आपको परमिशन दे दी है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको लाइसेंस मिल गया। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो इसमें गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी कि ठीक है आपको गाड़ी चलानी आती है, आप गाड़ी चला सकते हो, आपको लाइसेंस दिया गया है। लर्निंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि अभी आप गाड़ी सीख रहे हो तो आपको लाइसेंस मिल गया, परमिशन मिल गई है, ऑथोराइज्ड हो गए आप, है ना। सो दैट इज वाई परमिशन तो जरूरी है। सो एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट to an industrial unit to manufacture goods. The Industries and the Development and Regulation Act of 1951 एक तरीके से एम्पावर करता है ये पूरा रेगुलेशन। क्लियर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 की बात हो रही है, पॉलिसीज मेरी अलग है, 1956 की पॉलिसीज मेरी अलग है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये पॉलिसीज अलग है, लाइसेंसिंग सिस्टम अलग है, याद रखना। लाइसेंसिंग सिस्टम पहले से चल रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये कौन प्रोवाइड करता है, 1951 के एक्ट के थ्रू हमें सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है कि लाइसेंसिंग कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा। तो लाइसेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि रिटर्न परमिशन है, परमिशन मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का इंडस्ट्री नया सेटअप कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, आपकी खुद की जो अभी इंडस्ट्री है आप उसको और बढ़ा सकते हो, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो अगर आपको क्या मिल गया, इफ यू हैव गॉट द लाइसेंस टू डू सो। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग अभी मैंने बताया रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू अ समथिंग, राइट। सो नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड टू फॉर्म अ इंडस्ट्री अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी नई इंडस्ट्री को परमिशन अगर नहीं मिली है, लाइसेंस नहीं मिला है, तो वो नहीं बना सकता, अपना खुद का कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता। तो आपको सेटअप करने के लिए लाइसेंस तो चाहिए। नेक्स्ट क्या था, इट वॉज इजियर टू obtain द लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारे झंझट जो है एक तरीके से मैं बोलूँ, है ना, ये सारी चीज़ें करनी, लाइसेंसिंग करो, ये सब करो, क्यों पॉसिबल कर रहा था गवर्नमेंट, ताकि सही चीज़ें हों, ढंग से हों, और बैकवर्ड एरियाज में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो। बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, बिकॉज आपको पता है कि हमारा इंडिया यूजली विलेज एरिया में बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करते हैं, उसको डेवलप करने की बहुत कहानी थी। अगर सारी इंडस्ट्री सिटी में फॉर्म हो जाएगी तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसलिए उनका मेन फोकस क्या था। अगर आप लाइसेंसिंग और भी आसानी से मिल जाता था लाइसेंस, अगर वो बोलते थे कि नहीं मुझे किसी गांव में जाके इंडस्ट्री बनानी है, मुझे इस एरिया में इंडस्ट्री बनानी है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो गवर्नमेंट उनको अच्छे से लाइसेंस जल्दी दे देती थी। इसलिए लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए कि आप उधर भी इंडस्ट्री सेटअप करो, तो ये सारी चीजें की करी थी, ठीक है, ताकि एक रीजनल इक्वालिटी मेरे पास आ पाए। पता चला सिर्फ एक ही रीजन में डेवलपमेंट होता चला रहा है, बाकी वाले हमारे जो देश के पार्ट्स हैं उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, तो काफी सारे कंसेशन और बेनिफिट्स, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाते थे। क्लियर स्टूडेंट्स, डन। लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू एक्सपैंड एन आउटपुट। तो जैसे कि लाइसेंस सिस्टम से पहले अगर आपने कोई अपनी इंडस्ट्री बनाई है तो इसका मतलब आप बच नहीं गए कि वाह भाई हमने तो पहले ही हमारा काम चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ नए बिजनेस के लिए नहीं, अगर आपको खुद का पहले से भी कोई बिजनेस है, अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। सो लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, ठीक है। लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस दैट देयर इज नो नीडेड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी। तो आपको पहले गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और
वो बेनिफिट करेगा इकोनॉमी को, तो ही आपको लाइसेंस मिलता था, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स जल्दी से आप सभी। डन, पक्का, चलो। नाउ हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हम इसको SSI लिखते हैं। याद रखना कि कई बार पेपर में भी वो आपको पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का SSI लिख देते हैं, तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो SSI क्या है मेरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो इन 1955 द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। अब देखो क्योंकि जगह कम है, रिसोर्सेज कम है, तो एकदम से ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में। तो उन्हें क्या बोला कि भाई पार्ट्स में भी तो डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाना शुरू करो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे गाँव की जो औरतें, उनको कितनी खूबसूरत बैग्स बनाने आते हैं, वो कितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, तो हमने उसकी छोटी छोटी इंडस्ट्री शुरू कर दी कि जो काम आपको आता है उसकी इंडस्ट्री बनाओ ना, उसकी डिमांड बनाते हैं अपन मार्केट में। तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश करी गई, राइट। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दिस। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on assets of a unit. This limit has changed from rupees 5 lakhs in 1950 to present limit of rupees 1 crore. तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले से 5 लाख रुपीस मिलते थे, अब तो काफ़ी करोड़ में आपको मिले। अब आपने पढ़ा होगा एक और MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। उसके हिसाब से डिफरेंट आपको एक तरीके से लिमिट रहती है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि आप माइक्रो इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, है ना, ऐसे करिए, या मीडियम इंडस्ट्री हो या लार्ज इंडस्ट्री हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ों को डिफाइन किया जाता था। तो सिमिलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंट करने की कोशिश करी गई थी। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने की क्यों सोची, हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना शुरू करें और एम्पावरमेंट मिले एक तरीके से हमारे स्मॉलर रीजन्स को भी। तो पहले क्या चीज़ थी भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काम सिर्फ शहर के लोगों को थोड़ी ज़रूरत है, गाँव के लोगों को भी तो ज़रूरत है ना, या बैकवर्ड रीजन्स के लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम ये सोच रहे हैं कि जब बड़ी इंडस्ट्री लगेंगे तब काम करेंगे, या बड़ी इंडस्ट्री होगी तो ही चीज़ें हो पाएंगी, फिर तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हमें प्रैक्टिकलिटी को देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल चीज़ क्या है। सो दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बिल्ड करना हम लोग शुरू करें, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करना शुरू करें। सो दैट इज व्हाई हमने बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना शुरू कर दिया। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास ज़्यादा ये अनस्किल्ड लेबर है। हमारे पास कैसा है, अनस्किल्ड, मतलब ऐसा कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब पे इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये लोग अपना बेसिकली अपना फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं। कौन करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले। सो दैट इज वाई दे यूज मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर के पास अगर बाद में कोई ऐसा कोई सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये वाली चीज़ का भी ध्यान रखना है जल्दी से। क्लियर? सेकेंड क्या है मेरे पास, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, है ना। तो सबसे पहली बात ये थी, एक तो हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके पास भी नहीं है एज कम्पेयर टू द लार्ज फर्म्स, तो उनको उससे ही प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कि उनको क्रेडिट प्रोवाइड करें, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें, एडवाइस दें, मेक श्योर करें कि वो बैकवर्ड रीजन में अच्छे से काम करें, बिकॉज वो चाहते थे कि इसका भी डेवलपमेंट हो। बिकॉज आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पा रहे हैं। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज,
सिंपल सी बात है, बिकॉज बिग इंडस्ट्रीज के ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, आपके पास उतने नहीं है. सो दे कैन फ्लर्निश ओनली व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स. तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता था. सो वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डू सो. पहला, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब आप लॉक कर दो ना कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, तो बिग इंडस्ट्रीज उसमें डील नहीं कर पाएंगी. तो बिग इंडस्ट्रीज जब आपका सामान वैसा बना ही नहीं रही है तो वो आपके कॉम्पिटिशन में ही नहीं रहेंगे, है ना. अगर मैं जैसे कि मैं बोल दूं, आपका होता है ना, अगर सेम प्रोजेक्ट सबको दे दूं तो कंपटीशन रहता है कि तेरा मुझसे अच्छा है कि मेरा तुझसे अच्छा है. लेकिन अब टीचर क्या करती है, वो सबको अलग अलग टॉपिक दे रही है, तो आप सबका टॉपिक अलग है, तो आप नहीं लड़ोगे उस चीज में कि किसका अच्छा है, बिकॉज आपका टॉपिक अलग है, आपने अलग तरीके से बनाया है, राइट. तो सेम चीज यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रिजर्व पोर्शन ऑफ, एक तरीके से जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. द क्राइटेरियन फॉर रिजर्विंग द प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स. तो जैसे यूनिट्स डेवलप कर सकते थे, क्या कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको अलॉट कर दिए गए थे. तो इससे क्या हो गया था, एक बेसिक क्या फंडा हो गया था कि आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, वो कुछ अलग काम कर रहे हैं, आप कुछ अलग काम कर रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे का कंपटीशन नहीं हो सकते, राइट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन, पक्का, चलो. देन वेरियस कंसेशंस. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती थी, बहुत सारे कंसेशन, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करते थे. सो इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो गिवन कंसेशन, जैसे लो एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट. क्यों कर रहे थे, बिकॉज हम चाहते थे कि डेवलपमेंट हो और अच्छे से वो काम करें और लोगों का अच्छे से डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर हो, राइट. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो होपफुली आपको एक क्लास पूरी समझ आ गई. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन क्या था, 3 शेड्यूल्स क्या क्या थे, ये आपको ध्यान रखना है ना. शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया था. उसके बाद हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जो पढ़ा है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज ये पेपर में भी पूछा गया है. सो होपफुली आपकी क्लास आपको अच्छी लगी, आपको समझ आया. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, समझ आई है, तो बिल्कुल आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और उनसे भी रिव्यूज लेने हैं और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताने भी हैं, राइट. और लाइव क्लासेस में भी आपको आना है, बिकॉज रिकॉर्डेड और लाइव दोनों के क्लासेस आपके चल रहे हैं, बिल्कुल फुल जोश के साथ आपकी प्रिपरेशन चल रही है फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक. एंड उसके अलावा जो डिफरेंट बोर्ड्स आप देख सकते हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के लिए वी हैव अ सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल, जब हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12. ठीक है. सीबीएसई के अलावा आपने देखा कि सारे स्टेट बोर्ड्स के भी आपको चीजें मिल रही हैं. साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप कभी भी जाके देख सकते हो. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमें सब यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे वो मेरा ट्विटर हो, और चाहे वो मेरा व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो. नोट्स के लिए आप लिंक में जाकर रेफर कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में वैदिक मैथ्स का क्रैश कोर्स का एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं. सो ऑल इन वन एजुकेशन है ना, वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी के लिए. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली आप वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे सारी चीज़ें देखो, सिस्टमैटिक तरीके से क्लास वाइज हर एक चीज़ मिल जाएगी, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. स्पेशली इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से स्कोर करो, सो दैट हमारे बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर आए, राइट स्टूडेंट्स. सो आई ट्राई माई बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट एंड लेट्स सी कि कैसे डेस्टिनी हमारी चेंज होती है, राइट स्टूडेंट्स. तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, रिवाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.